आज अपना टॉपिक है ड्रग अफेक्टिंग रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। वो ड्रग जो या तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट करेगी या इसके एक्शन को कम या ब्लॉक करेगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन होता क्या है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन सेकंड इसलिए बोल रखा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेनिन एंजियोटेंसिन फर्स्ट भी होता है, सेकंड भी होता है, थर्ड भी होता है, लेकिन जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इज एन ओक्टा पेप्टाइड, इसकी केमिस्ट्री है, जनरेटेड इन द प्लाज्मा फ्रॉम ए प्रीकर्सर प्लाज्मा एल्फा टू ग्लोब्यूलिन। ये क्या होता है? प्लाज्मा एल्फा टू ग्लोब्यूलिन होता है, जिसको अपन एंजियोटेंसिनोजन भी बोलते हैं। प्लाज्मा एल्फा टू ग्लोब्यूलिन जो कि आपका प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, उससे बनता आपका एंजियोटेंसिन सेकेंड। अब एंजियोटेंसिन सेकेंड इज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर होम्योस्टेसिस। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के अंदर हेल्प करेगा, ब्लड वॉल्यूम के बैलेंस के अंदर हेल्प करेगा, साथ में होम्योस्टेसिस मतलब जितने भी एलिमेंट्स है बॉडी के अंदर ओवरऑल जो मैकेनिज्म होती है उसको बैलेंस करने का एक्शन करता है एंजियोटेंसिन सेकेंड का। अब आ जाओ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या होता है, क्योंकि अब अपन पढ़ रहे हैं जो ड्रग है वो डायरेक्टली आपकी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे एक्ट करेगी। तो ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है होता क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। जब बॉडी के अंदर कभी भी सोडियम लॉस बहुत ज़्यादा हो जाए, या ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा फॉल हो जाए, या बीपी फॉल हो जाए, या हाइपोटेंशन जिसको बोलते हैं वो वाली कंडीशन आ जाए बॉडी के अंदर, या रीनल इस्चीमिया हो जाए, रीनल की जो सेल्स होती है उसको थोड़ा ऑक्सीजन कम पहुँचे, वहाँ की सेल्स को न्यूट्रिशन कम पहुँचे, तो वो जो ऑक्सीजन कम पहुँचने वाली कंडीशन रीनल इस्चीमिया होता है। ये एक स्टिमुलेटिंग फैक्टर है इस कंडीशन के लिए। तो जैसे ये वाली कंडीशन बहुत बनती है बॉडी के अंदर, वो आपकी जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर जो सेल्स होती है किडनी के अंदर उसको बोलती है या उसको स्टिमुलेट करती है। वो क्या करती है? आपकी रेनिन रिलीज करवाती है। जैसे ये कंडीशन बनेगी बॉडी के अंदर, जो आपकी किडनी की ये सेल्स होती है वो आपकी रेनिन को रिलीज करवाती है। जैसे रेनिन रिलीज होता है, अपन ने देखा था कि एंजियोटेंसिनोजन या जिसको प्रिकर्सर बोलते हैं प्लाज्मा एल्फा टू ग्लोब्यूलिन, प्लाज्मा एल्फा टू ग्लोब्यूलिन इसको एक्टिवेट करेगा। जो रेनिन होता है एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट होगा आपका एंजियोटेंसिन सेकेंड के अंदर। एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकेंड के अंदर। एक एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसके थ्रू आपका ये कन्वर्जन होता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड कन्वर्ट होता है आपका एंजियोटेंसिन थर्ड के अंदर। एंजाइम होता है अमाइनो पेप्टाइडेज। एंजियोटेंसिन थर्ड कन्वर्ट होता है आपका या मेटाबोलाइट हो जाता है लास्ट में इनएक्टिव फ्रेगमेंट्स, मतलब उसका कोई रोल नहीं होगा, जो कन्वर्जन होगा उस पार्ट का कोई भी रोल नहीं होगा, वो मेटाबोलाइट्स है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे बाद में। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें एंजियोटेंसिन सेकेंड। एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या करता है? आपका वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देगा, सोडियम एंड वाटर को रिटेन करेगा, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन करवाएगा, साथ में एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन को भी इंक्रीज करेगा। ये आपका एंजियोटेंसिन सेकेंड है, वो स्टिमुलेट करेगा आपकी एड्रिनल कॉर्टेक्स को। उसकी वजह से क्या होता है? एल्डोस्टेरोन का जो सिक्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके साथ साथ जो आपका एंजियोटेंसिन थर्ड है, ये भी जो एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को इंक्रीज करता है, मतलब एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को सेकेंड भी करेगा और थर्ड भी आपका स्टिमुलेट करके इंक्रीज कर देगा। स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को, इंक्रीज करेगा करेगा एल्डोस्टेरोन सिक्रेशंस को। जैसे ही ये वाला प्रोसेस होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गया, अपन ने पहले भी चैप्टर में पढ़ा हुआ। जैसे वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है बीपी हमेशा राइज होगी, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होगा। सोडियम और वाटर जैसे बॉडी के अंदर रिटेन होता है, बीपी ऑटोमेटिक की राइज हो जाएगी, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगी। तो वाटर एंड सोडियम जैसे ही रिटेंशन होता है, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, जैसे ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज होती है अपने आप ही बीपी इंक्रीज हो जाएगी। साथ में आपका एल्डोस्टेरोन जो सिक्रेशंस होता है, वो भी एल्डोस्टेरोन भी अपने डायबिटिक्स में भी पढ़ा था, उसके अंदर भी आया था। सोडियम एंड वाटर को रिटेंशन करवाता है आपका एल्डोस्टेरोन। जैसे सोडियम वाटर रिटेंशन होता है वो आपका इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ अब ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गई, बीपी भी राइज हो गई,
तो इसकी वजह, और सोडियम लॉस भी बैलेंस हो गया क्योंकि सोडियम वाटर का भी बच गया, वो भी रिटेंशन हो गया। तो ये वाली कंडीशन जो हो रही थी वो यहाँ पे अब क्योर हो गई इस प्रोसेस के थ्रू। जो ये कंडीशन बन रही थी इस वाली प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे क्योर हो गई। जैसे ही ये यहाँ पे बैलेंस होती है, अब अपन को ज़्यादा तो बढ़ाना नहीं, उसको वापस से उसको सिग्नल सेंड करती है ये वाली सेल्स, रेनिन जो यहाँ से सिक्रेट हो रहा है। कहने मतलब जो किडनी की जो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है वहाँ पे इनिबिटरी जो आपका या नेगेटिव फीडबैक जाता है कि हाँ अब बैलेंस हो गया है, अब वापस से रेनिन को रिलीज को कम कर दो। यदि ये कम नहीं होगा तो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और बीपी, तो हाइपरटेंशन वाली कंडीशन आ जाएगी। अपन को बैलेंस करना, हाइपरटेंशन नहीं करवाना है पेशेंट को। तो जैसे ये वाली कंडीशन बनती है, अब बैलेंस होता है, अपने आप इनिबिशन हो जाता है इस वाले सिस्टम का। तो ये इस मैकेनिज्म के थ्रू आपका बैलेंस रहता है, सोडियम एंड वाटर बैलेंस, आपका ब्लड वॉल्यूम बैलेंस रहती है, सोडियम लॉस नहीं होगा ज़्यादा, बीपी मेंटेन रहती है। तो ये हो गया आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। अब आ जाओ नेक्स्ट इसके फार्मेकोलॉजिकल एक्शन के अंदर। फार्मेकोलॉजिकल एक्शन के अंदर सबसे पहले आता है सीवीएस कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। अपन ने देखा है कि ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन ये डायरेक्टली यहाँ की जो वेसल्स की जो सेल्स होती है उस पर एक्शन करवा के भी हो सकता है, या फिर ये आपको अपने देखा एंजियोटेंसिन सेकंड और थर्ड दोनों एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, मतलब एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करती है, तो उसकी वजह से एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन सीक्रेट होता है, वो भी आपका वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा सकता है। जैसे ही वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है अपन को पता है कि बीपी राइज होती है, बीपी को राइज करवाने का भी काम करता है। इसके साथ साथ में ये जो फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन है, जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है उसको भी ये इंक्रीज करता है। क्योंकि ये जो कैल्शियम है उसके इनफ्लेक्शन, सेल इनफ्लक्स मतलब सेल्स के अंदर कैल्शियम की एंट्री को इंक्रीज करता है, उसकी वजह से क्या होता है आपका मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज होता है। तो ये हो गया सबसे पहले कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। सेकंड आता है अपना स्मूथ मसल्स के ऊपर। स्मूथ मसल्स पे ये करवाएगी कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल्स पे कॉन्ट्रैक्शन। एड्रेनल कॉर्टेक्स पे इंक्रीज सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। अपन ने देखा था एंजियोटेंसिन सेकंड भी करवाता है और एंजियोटेंसिन थर्ड भी करवाता है, दोनों आपका एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशंस को इंक्रीज करता है। फिर अपन ने देखा था जैसे एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन इंक्रीज होता है वो सोडियम एंड वाटर के रीएब्जॉर्प्शन या रिटेंशन को इंप्रूव करता है। देखो ये वाला, जैसे एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन इंक्रीज होता है अपने आप ही वाटर एंड सोडियम रिटेंशन होने लग जाता है। तो ये सोडियम रिजॉर्प्शन करवाएगा, साथ में पोटेशियम और जो हाइड्रोजन आयन है उसको एलिमिनेट आउट करेगा या एक्सक्रीशन करेगा। सोडियम का तो रीएब्जॉर्प्शन होगा, मतलब सोडियम को तो बचाएगा बॉडी के अंदर, जबकि जो पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन है उसको पार करेगा। नेक्स्ट आता है किडनी पे इसका एक्शन। किडनी पे इसका एक्शन होता है सोडियम क्लोराइड और जो कार्बोनेट आयंस है उनका रीएब्जॉर्प्शन। सोडियम क्लोराइड और जो कार्बोनेट आयंस है उसका रीएब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आता है अपना सीएनएस के ऊपर इसका एक्शन। सीएनएस पे ये क्या करता है, इंड्यूस ड्रिंकिंग बिहेवियर, जैसे ड्रिंकिंग टाइप का बिहेवियर रहता है उस टाइप को थोड़ा सा ये इंड्यूस करता है। साथ में ये एडीएच रिलीज भी करवाता है, एडीएच रिलीज करवाने का भी इसका थोड़ा सा रोल होता है। नेक्स्ट आती है पेरिफेरल सिंपैथेटिक स्ट्रक्चर्स, जो आपकी ये क्या करता है, सिंपैथेटिक जो एक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज करता है। जैसे सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है वो फर्दर आपका एड्रेनलिन को रिलीज करवाती है फ्रॉम एड्रेनल मेडुला। सिंपैथेटिक एक्टिविटी वही होती है जो जैसे शेर आया मतलब फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशन में जो प्रिपेयर करती है, क्योंकि वहाँ पे एड्रेनल मेडुला वहीं से सीक्रेट होते हैं आपकी एड्रेनलिन वगैरह सब कुछ, तो वही आपकी फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशन में प्रिपेयर करती है। तो ये इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी। नेक्स्ट आ गया उसका पैथोफिजियोलॉजिकल रोल। पैथोफिजियोलॉजिकल रोल का मतलब होता है कि इसकी वजह से कुछ अबनॉर्मल चेंजेस भी आते हैं। अबनॉर्मल मतलब कुछ ये पेशेंट के अंदर इसकी हाइपर एक्टिवेशन की वजह से थोड़ी सी दिक्कत भी दे सकती है, या फिर जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उस पेशेंट की उसको भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। इसमें सबसे पहले आता है मिनरलो कोर्टिकोइड सिक्रेशंस। अपन को पता है कि एक तो एल्डोस्टेरोन सिक्रेशंस को इंक्रीज करती है एड्रेनल कोर्टेक्स में। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर होम्योस्टेसिस
इसका भी ये रोल होता है, इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करती है, ब्लड वॉल्यूम को भी बैलेंस करती है और होम्योस्टेसिस भी करवाती है। लेकिन ये यदि ज़्यादा सीक्रेट हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, ये आपकी क्या होती है, हाइपरटेंशन को भी डेवलप कर सकती है पेशेंट के अंदर, क्योंकि इसका मेन तो रोल क्या होता है, सोडियम वाटर को रिटेंशन करके जो बीपी कम हो रही थी उसको नॉर्मल लाना। लेकिन अपन ने देखा था कि ये वापस इनिबिटरी मैकेनिज्म भी होता है इसका, जैसे ये नॉर्मल होती है वापस जो आपकी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है उस पर इनिबिटरी जो सिग्नल्स जाते हैं यदि वो कम पहुंच रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन भी हो सकती है पेशेंट को। नेक्स्ट आता है इसका अंदर सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। क्या होता है कि जैसे एल्डोस्टेरोन नॉर्मली तो बैलेंस रहता है, लेकिन अपन ने देखा है कि जो एंजियोटेंसिन सेकंड है और एंजियोटेंसिन थर्ड है दोनों जाके आपके इसको इंक्रीज करते हैं, जो एल्डोस्टेरोन है इसको इंक्रीज करते हैं। तो कई बार क्या होता है अनकंट्रोल्ड इंक्रीज हो रहा, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। सेकेंडरी इसलिए बोलते हैं कि एंजियोटेंसिन सेकंड और थर्ड के स्टिमुलेशन की वजह से होता है, डायरेक्टली वैसे नहीं हो रहा है, इसके स्टिमुलेशन की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट आता है सीएनएस। सीएनएस पे एज ए ट्रांसमीटर का काम करता है, एज ए ट्रांसमीटर। नेक्स्ट आता है अपना एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स। अपन ने देखा था कि एंजियोटेंसिन जो कन्वर्टिंग एंजाइम होता है वो आपका एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर। कई बार क्या होता है जैसे पेशेंट के अंदर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ने की वजह से क्या होता है कि अब वो बीपी बढ़ गई, बीपी बढ़ने से अपन को उसको कंट्रोल करना है तो अपन क्या दे देते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर दे देते हैं उसको। जैसे अपन ने एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर देते हैं तो जो आपका एंजियोटेंसिन फर्स्ट है वो एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो आगे वाली प्रोसेस नहीं हो पाएगी, मतलब वो सोडियम वाटर भी रिटेंशन नहीं होगा, एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशंस भी नहीं होगा, तो वो नहीं होगा तो आगे आपकी बीपी भी इंक्रीज नहीं होगा। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स के अंदर आती है आपकी कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, बेनाजेप्रिल, रेमिप्रिल, पेरिंडोप्रिल। तो बारे बात करो, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, बेनाजेप्रिल, रेमिप्रिल और पेरिंडोप्रिल। तो सबसे पहले आ जाओ इसका एग्जाम्पल है कैप्टोप्रिल। जो कैप्टोप्रिल जो ये ड्रग्स होती है, केमिस्ट्री देख लो इसकी है, सल्फहाइड्रिल कंटेनिंग डाइपेप्टाइड सरोगेट ऑफ प्रोलिन विच एबोलिश द प्रेशर एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट नॉट दैट ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड। ये मेनली आपकी जो एंजियोटेंसिन सेकंड वाला जो एक्शन होता है, एंजियोटेंसिन जो रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन सेकंड जो रिसेप्टर होते हैं उस पर जाके एक्शन करती है, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट के रिसेप्टर पे ये एक्ट नहीं करती है। तो कहने मतलब डज नॉट ब्लॉक एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर, ये एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करेगी। नेक्स्ट आती है, अपन ने देखा था कि एंजियोटेंसिन क्या करवाती है, बीपी को इंक्रीज करवाती है। अपन अब यहाँ क्या दे रहे हैं, वो बीपी को इंक्रीज कब करवाती है, जब एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर, फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर, ये कन्वर्जन करवाती है आपकी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब यहाँ पे अपन इनिबिटर दे रहे हैं उसका, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर जैसे ही देते हैं तो जो आपका कैप्टोप्रिल है ये उसका एग्जाम्पल आता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स का। तो जैसे अपन कैप्टोप्रिल देते हैं बीपी को वो क्या करेगा, लो करेगा और साथ में हाइपोटेंशन हो जाएगी उसकी। क्या होता है, बीपी लो वाले कंडीशन क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। फार्मेकोकाइनेटिक्स इसकी, ये 70% आपका ओरली एब्जॉर्ब होता है, लेकिन इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है यदि स्टोमक के अंदर फूड प्रेजेंट होता है उसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकती है। ब्रेन के अंदर इसका पेनिट्रेशन पूरा होता है, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती अच्छे से। ये पार्सली मेटाबोलाइज्ड होती है, कंप्लीट मेटाबोलाइज्ड नहीं होती है। तो मेटाबोलाइज्ड कंप्लीट नहीं होती तो एज ए सेम ये ड्रग्स आपकी एक्सक्रीट आउट हो जाती है यूरिन के थ्रू। इसका प्लाज्मा टीफ हाफ होता है 2 घंटे, एक्शन होता है इसका 6 से 12 घंटे। अब आते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट हाइपोटेंशन, अपन को पता है कि जो कैप्टोप्रिल है वो बीपी को लो कर रही है, तो यदि इसकी ओवरडोज चली जाती है तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाइपोटेंशन भी हो सकती है। हाइपर कैलेमिया का रोल यहाँ पे है कि अपन को पता है कि
जो एंजियोटेंसिन है, एंजियोटेंसिन क्या करवाती है, सोडियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाती है, जबकि सोडियम के तो रिटेंशन को बढ़ाती है, जबकि पोटेशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाती है। एक बार दोबारा सुन लो, सोडियम के तो रिटेंशन को बढ़ाती है, पोटेशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाती है, जबकि जो कैप्टोप्रिल है या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स है, ये क्या करती है, सोडियम के एक्सक्रीशन को तो बढ़ाती है, जबकि पोटेशियम के रिटेंशन को इंक्रीज करती है। मतलब पोटेशियम को तो बचाती है ये वाली ड्रग्स, क्योंकि अपोजिट है एंजियोटेंसिन के, पोटेशियम को तो बचाएगी और सोडियम को एक्सक्रीट आउट कर देगी। यदि पोटेशियम ज़्यादा बचाने लग गई तो उसको बोलते हैं हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया कफ हो सकता है उसकी वजह से, रेसेस अर्टिकेरिया हो सकता है, एंजियोइडिमा हो सकता है, डिसग्यूजिया हो सकता है। डिसग्यूजिया का मतलब होता है टेस्ट के सेंसेशन चेंज होना। फिटोफेटिक मतलब ये फिटल के लिए दिक्कत कर सकता है, जैसे हाइपोप्लेजिया, मतलब जो ऑर्गन्स है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं, फिटल की डेथ भी हो सकती है या उसकी ग्रोथ के अंदर रिटार्डेशन भी आ सकता है। हेडेक, डिजीनेस, नोजिया, बोवेल अपसेट है, ग्रेनुलोसाइटोपिनिया मतलब ग्रेनुलोसाइट्स कम होना, प्रोटीन यूरिया, यूरिन के अंदर प्रोटीन आना, एक्यूट रीनल फेल्योर, एक्यूट रीनल फेल्योर मतलब फेल हो सकता है आपका रीनल। इनालाप्रिल, अब सेकंड एग्जांपल आता है, ये प्रोड्रग होती है आपकी कन्वर्टेड इन बॉडी टू इनालाप्रिलेट। ये आपकी इनएक्टिव होती है इनालाप्रिल, जब ये कन्वर्ट होती है इनालाप्रिलेट के अंदर तो वो जाके आपकी एक्टिव होती है। ये मोर पोटेंट इफेक्टिव डोज, ये 5 से 20 mg डोज इसकी इफेक्टिव होती है, या तो दिन में ओडी मतलब दिन में एक बार देते हैं, या बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। एब्जॉर्प्शन, इसका फूड यदि स्टोमक के अंदर प्रेजेंट है तो भी इसका एब्जॉर्प्शन या बायो अवेलेबिलिटी है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। एक्शन स्लोअर होता है इसका, लॉन्गर ड्यूरेशन मतलब बहुत लंबे टाइम तक एक्ट करती है। इसके यूजेस, हाइपरटेंशन, जब किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, अपन को पता है कि ये एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट ही नहीं होने देती ड्रग्स को। एंजियोटेंसिन सेकंड में जैसे कन्वर्ट नहीं होने देगी तो आपका आगे वाला सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, मतलब सोडियम वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एल्डोस्टेरोन एक्टिवेशन नहीं होगा या एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन नहीं होगा। जैसे वो सिक्रेशन नहीं होगा तो यदि किसी पेशेंट की हाइपर टेंशन है वो अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगी, सोडियम बॉडी के अंदर कम हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन कम हो जाएगा, और ये सभी आपकी बीपी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो हाइपरटेंशन यदि किसी पेशेंट की कंडीशन है तो उसके अंदर जैसे ये कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर देते, कन्वर्जन नहीं होगा और आगे की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी, और तो ये हाइपरटेंशन में हेल्प करता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर इसका हेल्प है। साथ में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, क्योंकि अपन को पता है कि ये मायोकार्डियल जो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह है ये इसको कम करे, क्योंकि जो कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है आपका एंजियोटेंसिन की वजह से, उसकी वजह से क्या होता है कि कैल्शियम बहुत ज़्यादा अंदर जाने लग जाता है और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे अपन को थोड़ा सा कार्डियक वर्कलोड कम करना है, क्योंकि हार्ट फेलियर वाली कंडीशन कार्डियक वर्कलोड जैसे कम होगा अपने आप ही कंडीशन क्योर हो जाएगी। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, साथ में हाई कार्डियोवेस्कुलर रिस्क सब्जेक्ट, उसके अंदर भी ये ड्रग्स यूज़ करते हैं अपन। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर यूज़ करते हैं। स्क्लेरोडर्मा क्राइसिस, स्क्लेरोडर्मा क्राइसिस के अंदर क्या होता है, पेशेंट की जो ये है रेनिन एंजियोटेंसिन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, सोडियम वाटर रिटेंशन हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो अपन उसको क्या करना होता है, कम करना होता है। तो स्क्लेरोडर्मा क्राइसिस के अंदर अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपन ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं अपने यूज़ करेंगे बॉडी के अंदर अपने आप ही ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिट हो जाएगा, क्योंकि एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट ही नहीं होने देगा, तो आगे वाली प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट। एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट मतलब जो एंजियोटेंसिन आपका है उसके एक्शन को कम्प्लीटली ब्लॉक करती है। तो जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं लोसर्टेन और एर्बिसर्टेन, कैंडेंसर्टेन, टेल्मिसर्टेन, एप्रोसर्टेन या वोल्सर्टेन। तो सबसे पहले इसका एक एग्जांपल ले लो, लोसर्टेन। लोसर्टेन मेनली क्या करती है, एल्फा 2 जो रिसेप्टर होते हैं सीधे सीधे उसको ब्लॉक करती है, एंटागोनिस्ट उसका अपोजिट एक्शन करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो वेजो कंस्ट्रिक्शन उसको ब्लॉक करेगी, क्योंकि आपका पता है कि ये वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है एंजियोटेंसिन सेकंड के थ्रू, तो एंजियोटेंसिन सेकंड का एक्शन ब्लॉक कर देगी तो वेजो कंस्ट्रिक्शन अपने आप ही ब्लॉक हो जाएगा। सेंट्रल एंड पेरिफेरल सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, अपन ने देखा था कि एंजियोटेंसिन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करता है तो ये उसके एक्शन को ब्लॉक कर देगी। अपन ने देखा था कि एंजियोटेंसिन
एल्डोस्टेरोन को रिलीज करती है और एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन को रिलीज करती है, तो उसके एक्शन को भी ये ब्लॉक कर देगी। कहने का मतलब ये एक्शन ही नहीं होगा, एल्डोस्टेरोन भी सीक्रेट नहीं होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन भी नहीं होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि एंटागोनिस्ट है। इट ब्लॉक्स रीनल एक्शन प्रोमोट साल्ट एंड वाटर। अपने देखा था एंजियोटेंसिन होती है ना, वो वाटर एंड सोडियम का रिटेंशन करवा रही थी, तो ये उसका अपोजिट होती है, क्योंकि ये एंटागोनिस्ट होती है, तो ये वाला एक्शन भी नहीं होगा, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन भी बॉडी के अंदर नहीं होगा। अब जैसे इसकी वजह से क्या होता है, सोडियम वाटर रिटेंशन नहीं होगा, तो उसकी वजह से बीपी फॉल हो सकती है आपकी, और मेनली आपकी हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर। इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी होती है, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी मतलब ये आपका जो फूड यदि स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होता है तो भी इसका ओरल एब्जॉर्प्शन अफेक्ट नहीं करता है। इसकी लगभग बायो अवेलेबिलिटी होती है 33% के अंदर। प्लाज्मा टी आप 2 घंटे होता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हाइपोटेंशन, क्योंकि आपको पता है कि इसकी वजह से फॉल इन बीपी होता है, यदि बहुत ज़्यादा ड्रग दे दी तो उसकी वजह से हाई